बंगाल और असम में जो चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, उसको लेकर देश भर में माहौल है। उस माहौल के बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा है, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वह असम और बंगाल के चुनाव की है। हमारे साथ इस वक्त दिनकर कुमार हैं, वह वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्वोत्तर के मामलों के जानकार हैं। हम उनसे जानेंगे कि सबसे पहले आज का जो सबसे बड़ा सवाल है दिनकर जी, वो ये है कि कांग्रेस ने भाजपा के बहुत सारे नेताओं के खिलाफ, यहां तक कि वहां के मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। असल में मसला क्या है? असल में अखबारों में विज्ञापन इस तरह से दिया गया कि खबर की तरह लगे जी। यानी एकदम सुर्खियों में एक बैनर की तरह छापा गया कि भाजपा सभी सीटों पर जीत रही है। अच्छा। अगर पाठक उसे पढ़ेगा हाँ तो लगेगा कि ये खबर है। असल में वह खबर नहीं है, विज्ञापन है। तो इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया, पेड न्यूज माना गया। इस आधार पे मुकदमा किया गया। वहां की किन किन अखबारों ने किया है? मतलब क्या एक तरफ से सभी अखबारों ने खबर, मुख्य रूप से खबर की तरह लगभग 8 प्रमुख दैनिक अखबारों ने उन अखबारों में नहीं छपा जहां चुनाव हो गया, जहां पहले चरण का मतदान हो गया जी। ऊपरी असम के अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया। ये लोग तो काफी किसी एजेंसी के जरिए सारा काम करते हैं। उनको पता है कि कहाँ के लोगों को प्रभावित करना है। इन्होंने गुवाहाटी से प्रकाशित 8 अखबारों में यह विज्ञापन प्रकाशित किया है। अच्छा, आप चूंकि लगातार पिछले 2 दशक से भी ज्यादा हो गए पत्रकारिता करते आपको, मैं ये समझना चाहूंगा कि भाजपा को इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्या वह अपनी जीत के लिए सुनिश्चित नहीं है जैसा कि लग रहा है प्रचार में? असल में आपने देखा होगा कि दूसरी पार्टी और भाजपा में अंतर यह है कि भाजपा चुनाव में सब कुछ झोंक देती है जी। वह किसी भी जगह कोई कसर नहीं छोड़ती। और जो प्रचार का माध्यम है उसमें वह सबसे ज्यादा खर्च करती है। वो तो पिछले 7 सालों में हम देख रहे हैं कि सारा पैसा उसी पे खर्च होता है। तो उनको लगता है कि अखबार तो यहाँ पर आम आदमी पढ़ता है, अगर उसको लगेगा कि सब जगह भाजपा ही जीत रही है तो शायद उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यही हो सकता है। अच्छा, चुनाव आयोग ने इस मतलब यह जो गड़बड़ी है, मतलब एक तरह का ये भारी गड़बड़ी है, इस पर तो मतलब अगर कोई छोटी मोटी पार्टी ये हरकत करे तो उसको चुनाव लड़ने की मान्यता से ही रद्द कर दे चुनाव आयोग। तो क्या चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोई स्वतः संज्ञान लिया है? हाँ, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है इन अखबारों को और जवाब मांगा है कि आपने ये कैसे छापा है। नहीं, भाजपा को भी कोई नोटिस दिया है? भाजपा को भी नोटिस दिया गया कि ये आपने विज्ञापन कैसे दिया है। बस यही हुआ है, स्पष्टीकरण मांगा है, ये हुआ है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है? इससे ज्यादा कोई एक्शन नहीं हुआ है। चुनाव आयोग को वैसे भी कांग्रेस आजकल कहने लगी है कि वो भाजपा आयोग हो गया है। तो ये बताइए कि राज्य में चूंकि आप हैं और लगातार चुनाव देख रहे हैं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं आप, तो ये हम समझना चाहेंगे आपसे कि राज्य में क्या स्थिति लग रही है? दूसरे चरण का चुनाव होना है और क्या स्थिति नजर आ रही है पिछले पहले चरण के चुनाव के बाद? देखिए, पहले चरण में असम में 76% मतदान हुआ और दूसरे चरण में 1 अप्रैल को लगभग ये 39 सीटों पर मतदान होना है। और ये 15 जो सीट हैं बराक घाटी के हैं। बराक घाटी में बांग्ला भाषी लोग रहते हैं। अच्छा। और वहां पर सीधा मुकाबला एनडीए यानी भाजपा और महाजोट के बीच है। महागठबंधन जो है, महागठबंधन कांग्रेस ने बनाया है, बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और बोडो BPF जो बोडो लोगों की पार्टी है, इनके साथ मिलकर। और लगातार वहां जनसभाएं हो रही हैं। तो इन सीटों का बहुत ही महत्व है। असम में कुल 3 चरण है। तो दूसरा चरण है 1 अप्रैल को और 6 अप्रैल को तीसरा चरण है। इसके साथ ही यहाँ मतदान संपन्न हो जाएगा। अच्छा, बगल में आपका राज्य है बंगाल और आज नंदीग्राम में चुनाव थम चुका है। क्या नजर आता है आपको बंगाल में? फिर से एक बार जो पहला वो आया, लगातार आपने जंजवार में लिखा भी, हाल में जो पोल आता है चुनाव से ठीक पहले, उस पोल में तो बढ़त ये दिखाई दे रही थी, एग्जिट पोल जिसको कहते हैं, कि ममता बनर्जी की बढ़त दिखाई दे रही थी। आप लोग चूंकि बगल के राज्य के हैं, लगातार अखबार सूचनाओं के जरिए हम लोगों से ज्यादा नजदीक है, क्या लग रहा है वहां? असल में ममता जीत जाएंगी। इसका एक कारण है जो समझने की जरूरत है। RSS और भाजपा
फार्मूले पर हर जगह जीत हासिल करती है, यानी हिंदू मुसलमान फार्मूला, वह फार्मूला वहां काम नहीं कर पा रहा है। असल में वहां उसके सामने का फार्मूला खड़ा कर दिया है, बंगाली पहचान का फार्मूला खड़ा कर। थोड़ा इसीलिए जी हाँ, तो ममता बनर्जी जो है, एक तो जुझारू रूप से लगातार इनका मुकाबला कर रही हैं, दूसरा उन्होंने इसको ऐसा बना दिया है कि ये बंगाली साहित्य, संस्कृति, कला, पहचान खतरे में है अगर भाजपा आ जाती है तो इन सब बातों को लेकर, एक तो बीच में जब 10 तारीख को उनको चोट लगी, उसके बाद वो लगातार व्हील चेयर पर घूमकर ये कर रही है, तो उनको निश्चित रूप से लोगों की सहानुभूति भी मिल रही है, लोगों को लग रहा है कि वही हमारी नेता है। और जिस तरह से भाजपा के लोगों ने, नेताओं ने लगातार बंगाल को अपमानित ही किया है, जैसे कोई जाकर के रविन्द्रनाथ की कुर्सी पे बैठ जाता है, कोई कुछ कह देता है, इन चीजों से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसका आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री का जिस तरह से दौरा है, इसको हिंदी में हम कहते हैं धुआंधार दौरा, उस धुआंधार दौरे के बाद भी, और खुद मतलब वेश धारण कर लिया उन्होंने तरह तरह के, और हर जगह के वो बासिंदे हो जाते हैं और वहीं रहना चाहते हैं और वहीं के हो जाते हैं टाइप। इन सब के बावजूद ममता बनर्जी थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। कल उनकी सीट पर चुनाव भी है, आज प्रचार थम गया है दूसरे दौर का। तो आपको मतलब जो जानकारियां आ रही हैं, तो ये बताइए कि जो हिंदू मुसलमान है उसमें सीपीएम की क्या पोजीशन है? वैसे तो उसको दूसरी पार्टी होनी चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति के बाद कई बार वामपंथी छट जाते हैं, तो क्या वाकई छट गए धर्म की राजनीति के बीच? जी, निश्चित रूप से ये आप मानकर चलिए कि जो सीपीएम के कैडर हैं वही आज भाजपा के कैडर हो गए हैं। ओह, जो कैडर हैं वो तो बदलते रहते हैं हर चुनाव में, जी, जो बूथ लेवल पे काम करते हैं। भाजपा ने तो कहीं नए सिरे से पैदा नहीं किया है, उनको ही अपने तरफ किया, या तो टीएमसी के कुछ नेताओं को खरीद लिया है, या फिर कैडर जो है वामपंथी, जो माकपा के जो वोट हैं वो निश्चित रूप से भाजपा की तरफ जा रहे हैं। नहीं तो पिछले चुनावों को देखिए तो भाजपा की वहां कोई खास उपस्थिति नहीं है। इस बार एक हाइप बनाया गया है कि हम 200 सीट जीतेंगे, ये करेंगे। असल में तो एक प्रचार, एक क्या कहेंगे, मायाजाल फैलाया गया है। जमीनी हकीकत तो यही है कि वहां 2 नंबर की पार्टी वाम मोर्चा को होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ और जो भी पैसे का प्रभाव जो भी हो, उससे भाजपा ने उसको काफी नुकसान पहुंचाया है। और चुनाव में भी जो वोट मिलेगा, अगर भाजपा को सीटें बढ़ती है तो उनका ही है। मतलब ममता घटेगा वो वामपंथियों का घटेगा, मतलब लाल से वो भगवा की ओर शिफ्ट होंगे। यही यही होगा, यही हो। और देखिए, ये जो 1 तारीख को चुनाव है, नंदीग्राम का चुनाव उस दिन है। ममता बनर्जी ने वहीं से भूमि सुधार आंदोलन, जो एक आंदोलन लड़ करके सरकार बनाई थी, पहली बार सत्ता में आई थी, तो उनके लिए प्रतिष्ठा एक प्रतीक के रूप में है। उन्होंने देखिए भवानीपुर सीट छोड़ करके नंदीग्राम से लड़ने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को वहां खड़ा किया। उन्होंने भाजपा को सीधी चुनौती देने के लिए यह फैसला किया, और इसका असर तो हो ही रहा है। तो ये बताइए कि कहते हैं कि बंगाल की राजनीति में गुंडागर्दी का अपना एक महत्व है। गुंडागर्दी का महत्व तो वैसे देश की हर जगह की राजनीति में है, लेकिन वहां मतलब कहते हैं कि बगैर मतलब उसके आप कर नहीं सकते। जैसे पिछले दिनों अमित शाह कह रहे थे यहाँ हर जगह बम है। तो सीपीएम जो थी, पहले कहा जाता था वो उसके पास बम थे, अब पिछले चुनाव तक जो है वो कहते थे कि ममता बनर्जी के पास है। क्या इस बम की हिस्सेदारी में भाजपा भी कहीं है, या सिर्फ वो आरोप लगाने में ही? वो सिर्फ आरोप है। अब बीच में तो आपने देखा होगा, किसी ने आरटीआई लगा के पूछा भी था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से, तो बताया गया कि नहीं, हाँ, यहाँ बम नहीं है, बम हर जिले में बम की फैक्ट्री नहीं है। तो ये जो गुंडागर्दी है, असल में इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि वहां चुनाव में जोश से लोग लड़ते हैं, युवा लड़ते हैं, और कैडर बेस वामपंथी 20-25 साल जो राज करते रहे, तो कैडर थे उनके पास, और वही कैडर ट्रांसफर हो गए पहले ममता को, और फिर अब बीजेपी। उन्होंने नए सिरे से कैडर पैदा नहीं किए, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन असल कैडरों का कोई
जैसे बंगाल की राजनीति में भी आप बातचीत भी कर रहे थे, तब कह रहे थे कि वहां साहित्य संस्कृति इस पर चोट किया भाजपा ने, इसलिए लोग ममता बनर्जी की तरफ झुक रहे हैं। तो वह एक राज्य विचार का है। तो एकाएक वाम विचार से भगवा विचार की जो यात्रा है, वह यात्रा मतलब इतनी ड्रामेटिक कैसे है कि एकदम से सुपड़ा साफ होने जैसी बात है। हालांकि हमें हकीकत नहीं पता एकदम से कि सीपीएम कहाँ जा रही है उस राज्य में, लेकिन सीपीएम जैसा की स्थिति है कि तीसरे नंबर से पहले नहीं आने वाली। तो ये ड्रामेटिक चेंज कैसे हुआ वहां की राजनीति? असल में जो ज्योति बसु का समय था, ज्योति बसु की जो पकड़ थी लोगों के बीच, वो कम होती गई। दूसरा जो है, वामपंथ सिर्फ विचारधारा लेकर के राज्य करने से नहीं होगा, काम भी करना पड़ेगा। तो वहां पर उन्होंने रोजगार नहीं दिया लोगों को, उद्योग धंधे आगे नहीं बढ़े, और लोग जब एक परिवर्तन खोजने लगे, चेंज खोजने लगे, तो ममता आ गई, एक विकल्प बनकर सामने आ गई, ममता जी थी। लेकिन ममता का विकल्प भाजपा अभी नहीं बनी है, ये मान के चलिए, इस बार ममता ही आ रही है। ये अगर संभव हो तो किसान आंदोलन का भी असर दिखाई दे। शुक्रिया। असर है किसान आंदोलन का। अच्छा, किसान आंदोलन। देखिए, दो चीजों का असर है, दो चीजों का असर इस बार चुनाव पर है। एक तो किसान आंदोलन का है, जिसने कि इनका भेद खोल दिया है कि ये लोग कुछ पूंजीपतियों के लिए पूरे देश को बेच सकते हैं। दूसरा लॉकडाउन का, कोरोना लॉकडाउन का प्रभाव है, जिसमें ये साबित कर दिया है कि ये लोग क्रूरता के साथ किसी की भी जान ले सकते हैं, लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर कर सकते हैं, आम लोगों का कोई उनको ख्याल नहीं है। दो चीजों का चुनाव पर, आम मतदाताओं पर प्रभाव पड़ रहा है, ये हमें दिखाई देगा।